सो हेलो गाइस, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के में भी 4 से 5 पार्ट्स आएंगे, तो आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखना। चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट है पंचन महेश्वरी, हम इनके बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो पंचन महेश्वरी कौन थी? बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर, राजस्थान, पंचन महेश्वरी रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बोटैनिस्ट। ये एक बोटैनिस्ट थे, नॉट ओनली इन इंडिया बट द एंटायर वर्ल्ड। ही मूव टू इलाहाबाद फॉर हायर एजुकेशन वेयर ही ऑब्टेन्ड हिज DSc during his college days. He was inspired by Dr. W. Dundon, an American missionary teacher, to develop interest in botany and especially morphology. His teacher once expressed that if his students progress ahead of him, it will give him a great satisfaction. These words encouraged Panchan to inquire that he could do his teacher in return. He worked on embryological aspects and popularized the use of embryological character in taxonomy. तो उन्होंने किस चीज़ पे वर्क किया था? एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे उन्होंने स्टडी की थी। He established the Department of Botany in University of Delhi. उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया था एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर. He also emphasized the need of initiation of work on artificial culture of immature embryos. तो उनका जो मेन काम था वो सारा एम्ब्रियोज पे, एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड था. These days, tissue culture has become a landmark in science. His work on test tube fertilization and intra-ovarian pollination won worldwide acclaim. उन्होंने किस चीज़ पे काम किया था? और टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा, और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, इन चीज़ों के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं. He was honored with Fellowship of Royal Society of London, Indian National Science Academy and several other institutes of excellence. He encouraged general education and made a significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary school published by NCERT in 1964. Important line, okay? तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. So, are we not lucky that plants reproduce sexually? The merits of flowers that we enjoy gazing at, the scent and perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction. Flowers do not exist only for us to be used by own selfishness. All flowering plants शो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इनफ्लोरेसेंस फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction. फ्लावर्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्लावर्स के जैसे उसके फ्लोरल पार्ट्स हो गए, वो जो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनका एंड होने वाला होता है, जो उसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रूट्स और सीड्स, जिनको हम ऑफ कोर्स यूज़ करते हैं. इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि एक एंजियोस्पर्म होता है. सो flower, a fascinating organ of angiosperm. Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. ये हमें पता है. Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural values. Flowers को हम जैसे एक ऑर्नामेंट होता है पहनने के लिए, काफ़ी रिलीजियस चीज़ों में, सोशल चीज़ों में, कल्चरल वैल्यूज में फ्लावर्स की काफ़ी यूज़ ह्यूमन बींग्स करते हैं. They have always been used as a symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. यहाँ पे एक
फ्लावर का डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, तो यहाँ से करना है ना। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो साइट होता है वो एक फ्लावर होता है। In earlier classes you have read the various parts of a flower. Figure 1.1 will help you to recall parts of a typical flower, can pre-fertilization, structure and events. इसमें हम देखेंगे कि फ्लावर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले जो प्री फर्टिलाइजेशन के जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो उसमें क्या क्या होता है। So much before the actual flower is seen on plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated, which leads to differentiation and further development of the floral primordium. डेवलपमेंट से पहले काफ़ी सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएट होते हैं जो एक फ्लोरल एपिमोडियम को डेवलप करने में काम आते हैं। इनफ्लोरोसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। In the flower, the male and the female reproductive structure, the androecium and the gynoecium, differentiate and develop. एक फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। मेल को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, और फीमेल को कहते हैं गाइनोशियम, जो कि आगे फर्दर डेवलप होता है। यू वुड रिकलेक्ट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ रोल ऑफ स्टेमन। स्टेमन हम सबको पता है कि एक मेल में होता है, मेल यानी कि एंड्रोशियम का रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे कि मैंने अभी बताया, और गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ये सारे किसके हैं, मेल के पार्ट हैं। फिगर 1.2a शोज टू पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन। स्टेमन जो कि एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होता है, कॉल्ड द फिलामेंट। स्टेमन द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। जो स्टॉक होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। और जैसे ही उसके टर्मिनल में अगर हम जाएंगे तो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, उस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंथर। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस। जो फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड मतलब उसके जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम थैलेमस कहते हैं, या फिर उसको पेटल ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग फ्लावर के स्पीशीज में अलग अलग नंबर ऑफ लेंथ और स्टेमन होते हैं। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन each from 10 flowers, each from different species, or arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making a neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flowers. A typical angiosperm anther is bilobed। जैसे कि अभी मैं पीछे पढ़ा था, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका। एक लोब में 2 थीका होते हैं, जिसका मतलब वो डाइथेशियस होते हैं। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। इस डायग्राम में देखो, ये है हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये जो है हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली ऐसे करके देखें तो ये एक लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रक्चर बनाएगा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बनाएगा जो लेंथवाइज नीचे की तरफ रन करता है, जो कि थीका को सेपरेट करता है। ठीक है, ये
Let us understand the various type of tissues and their organizational in the transverse section of an anther. The bilobe structure of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. The anther is a four-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia. एक एंथर में 4 साइड होते हैं, यानी कि टेट्रागोनल होता है, जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब. यहाँ पे आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे. इसमें हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं ईच लोब में. The microsporangia develops further and become pollen grain. जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है यही आगे जाके हमारा पोलन सैक बनता है. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. जो मैंने अभी बताया था longitudinally जो जाता है वो उसके अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं. पोलन सैक में हमारे क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स. अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन. अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर अ सर्कुलर इन आउटलाइन. इट इज जनरली, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो आपको एक सर्कुलर आउटलाइन की शेप में दिखेगा. इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स. इसमें 4 वॉल लेयर्स होते हैं. पहला एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम. द आउटर 3 लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. जो बाहर के जो 3 लेयर्स होते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं और एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करते हैं. द इनर मोस्ट लेयर इज टेप्टम. जो इनर मोस्ट लेयर है वो टेप्टम है. इसका काम है पोलन ग्रेन को नरिश करना. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus. जो टेप्टम में आपको डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा जिसमें जनरली 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है. When the anther is young, a group of compact arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium. जब एंथर हमारा यंग होता है, a group of compactly arranged homogeneous cells जिसे sporogenous tissue कहते हैं, ये हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में पाए जाते हैं. ठीक है. अब पढ़ते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में. Microsporogenesis. As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. जैसे ही हमारा एंथर डेवलप होगा, the cells of sporogenous tissue, जो sporogenous tissue के जो cells होंगे वो meiotic division शो करेंगे जिससे बनेगा हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड. ठीक है. देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया था 4 लेयर्स होते हैं. एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर और एंडोथीशियम और मिडल लेयर. जो टेप्टम है वो अंदर है. उसके भी अंदर आपको मिलेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं.